Hello everyone, welcome to Study with Chitralekha. I hope you must be doing very good and your studies must be going very well. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं पिछले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ मैंने नए क्वेश्चंस भी इसमें ऐड ऑन किए हैं। तो आज हम लोग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम लोग दक्षिण भारत से संबंधित इतिहास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, उसके साथ साथ अशोक, शिशुनाग वंश और गुप्त काल और पोस्ट गुप्त काल, उसके आगे मैंने दक्षिण भारत के राजवंश जैसे चोल, प्रतिहार, पांड्य और चालुक्य वंश, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो आप लोग लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज़ आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की जो पहला सवाल है वो है, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, ठीक है। तो जो नीचे 4 ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं, गुफाओं के नाम दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है ये जो ग्रुप है वो कौन सा है, ठीक है। अजंता, एलिफेंटा, एलोरा या फिर बादामी। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होने वाला है, मुंबई में जो गुफाएं स्थित हैं वो है एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वो मुंबई में हार्बर में मुंबई के हार्बर में स्थित हैं और ये शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, ठीक है। और ये जो गुफाएं हैं एलिफेंटा गुफाएं, ये एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं, इसीलिए इन्हें एलिफेंटा की गुफाएं भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे घारापुरी कहते हैं। घारापुरी अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, घारापुरी यही एलिफेंटा की गुफाओं को कहा जा रहा है, ठीक है। ये जो गुफाएं हैं मुख्यतः बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं और इनको 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर इस क्लास में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो अगर क्वेश्चन से हटकर भी जो कोई और प्रश्न बनता है तो आप लोग वो प्रश्न का जवाब भी दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए और जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप लोग भी उसको बोलें। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो भी लर्निंग स्किल है वो बढ़ेगी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो है बिहार, दूसरा है बंगाल, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार में स्थित है। बिहार की राजधानी पटना के पास राजगृह या राजगीर पड़ता है, वहाँ पर ये इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और जो स्थापना है वो पाल वंश के राजा जो थे उन्होंने, कुमारगुप्त थे, उन्होंने करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहूँगी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था यहाँ पर हेन सांग जो चीनी यात्री था, हेन सांग और इत्सिंग, ये दोनों यात्री यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर रहकर बौद्ध धर्म की अध्ययन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि निम्नलिखित में से मगध के राजवंशों को कालानुक्रम में लगाइए, ठीक है। तो पहला है नंद, दूसरा है मौर्य, पहला है नंद, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है मौर्य और चौथा है हर्यक वंश, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले कौन सा वंश आया? तो सबसे पहले जो वंश आया वो है हर्यक वंश, तो मतलब 4th ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे आएगा हर्यक वंश। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश है आपका 2nd नंबर पे, तो ये शिशुनाग वंश दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद आया नंद वंश। नंद वंश है जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट। और सबसे अंत में जो आता है नंद वंश का जो शासक था घनानंद, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो सबसे लास्ट में आएगा मौर्य वंश, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमको ये वाला दे रखा है। तो सबसे पहले 4th, ये जो करेक्ट ऑप्शन इसका होने वाला है वो है 3rd नंबर का ऑप्शन होने वाला है, 3rd नंबर का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और मौर्य वंश के बाद यहाँ पर जो है
मौर्य वंश का अंतिम राजा था वैदरथ, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों को विरूपित किया गया और हटाया गया? पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान और या फिर ईरान? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी, जिसे जो जगह थी वो मैं बता देती हूँ, वो थी बामियान। ठीक है, अफगानिस्तान में पड़ता है बामियान। और जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम था, इस्लाम ने बौद्ध धर्म को अपदस्थ कर दिया था, या कह सकते हैं कि हटा दिया था, और वहाँ पर फिर बौद्ध धर्म से हटा करके वहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत है, चरक है, चार्वाक है, या फिर धर्मांतरी है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्वाक। चार्वाक ये चिकित्सक नहीं है, ये एक दार्शनिक थे। ठीक है, और इन्होंने चार्वाक दर्शन की प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक, और इनकी ही परंपरा को आगे बढ़ाया था एक थे अजित केश कम्बलिन। मैं लिख देती हूँ, ये भी एंशियंट हिस्ट्री का अच्छा नाम है, इम्पॉर्टेंट है, जो पूछ दिया जाता है। अजित केश कम्बलिन। ठीक है, अजित केश कम्बलिन। ठीक है, इन्होंने जो है अक्रियावादी दर्शन में लोकायत परंपरा की पुष्टि की थी, या उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, प्राचीन युग पूछा गया है, इसमें सबसे पुराना युग कौन सा है? शक काल, बौद्ध युग, मोहम्मदी युग, या फिर विक्रम युग। तो हमें बताना है सबसे पुराना काल कौन सा है। तो जो बौद्ध युग है ये सबसे पुराना काल है। ठीक है, सबसे प्राचीन युग है। उसके बाद अन्य विकल्प जो दे रखे हैं उसमें आएगा, पहले सबसे पहले नंबर 1 पे बौद्ध युग आएगा, उसके बाद ये आएगा। इसका अगर हम असेंडिंग ऑर्डर पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। बौद्ध युग, उसके बाद मोहम्मद युग, मतलब जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, वो वाला युग आएगा। उसके बाद फिर विक्रम युग, अर्थात विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश की बात कर रहे हैं, तो 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आएगा शक युग, शक वंश के शासकों की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके पास स्थित हैं? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद, या फिर अहमदाबाद? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो ये गुफा मंदिर हैं। गुफाओं को काट काट कर यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं, जो कि बौद्ध, हिंदू और जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे एक नंबरिंग की मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे 7 नंबर गायब है। ठीक है, 7 नंबर गायब क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 नंबर छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए, अर्थात जो 3 लोग चिकित्सक थे उनका नाम हमें बताना है। चरक, सुश्रुत या फिर भरत, चरक, सुश्रुत या फिर पतंजलि, चरक, सुश्रुत या फिर पतंजलि, या फिर चरक, वात्सायन या फिर बाघभट्ट। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चरक, सुश्रुत और पतंजलि। चरक, सुश्रुत और पतंजलि, ये तीनों जो हैं चिकित्सीय त्रय इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। तो कविराज मार्ग किसने लिखा है ये हमें बताना है। कविराज मार्ग, आदि पुराण, गणित सारास्मग्रह या फिर अमोघ वृत्ति। तो इनका हमें मैचिंग करनी है। अभी चलिए मैचिंग कर लेते हैं। तो जो कविराज मार्ग है, कविराज मार्ग लिखी है अमोघ वर्ष ने। ठीक है, ये अमोघ वर्ष से मैच करेंगे हम। और आदि पुराण जो लिखा है वो जिनसेन ने लिखा था। और तीसरा जो है गणित सारास्मग्रह जो है महावीराचार्य ने लिखा था। ठीक, और अमोघ वृत्ति लिखी थी शाक्टायन ने। इन्हें शाक्टायन भी कहा जाता है, शाक्टायन। तो अगर कभी शाक्टायन लिखा हुआ आएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, शाक्तायन या शाक्टायन एक ही बात है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
मिलान करना है राजाओं को, उनके संस्थापक, राजवंशों को उनके संस्थापक के साथ मिलाना है। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था, ठीक है। चालुक्य वंश का संस्थापक जो था पुलकेशिन प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था और होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पूछा जा रहा है श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? मध्वाचार्य, बासवन्ना, शंकराचार्य या फिर रामानुजाचार्य। तो जो पेरम्बदूर है ये तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में मुख्य रूप से वैष्णव धर्म के जो अनुयायी थे जिनका नाम है श्री रामानुजाचार्य, उनकी जन्मस्थली यह है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो पेरम्बदूर किसका जन्मस्थल है? श्री रामानुजाचार्य का जन्मस्थल है, ठीक है। रामानुजाचार्य की जन्मस्थली पेरम्बदूर है। ये वैष्णव संत थे, अर्थात वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ पर स्तूप नहीं है? रांची, सांची, भरहुत या फिर धमेक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रांची। रांची में बौद्ध स्थल, जिसको हम बौद्ध स्तूप है, यहाँ पर कोई भी बौद्ध स्तूप का निर्माण नहीं करवाया गया है। भरहुत में भी एक स्तूप है सारनाथ, जिसमें धमेक जो कहा जा रहा है, धमेक ये सारनाथ के पास पड़ता है, सारनाथ के पास। यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध का स्तूप बना हुआ है और सांची में भी स्तूप बना हुआ है, ठीक है। तो एक जगह बचती है रांची, वहाँ पर बौद्ध स्तूप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी या फिर उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि जो चीनी यात्री थे उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो था, अशोक ने अपने शासनकाल में, जब उसने कलिंग का युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध 260 ईसा पूर्व उसने लड़ा। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का बिल्कुल त्याग कर दिया और धम्म नीति को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया उसने। और अपने शासनकाल में उसने बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार करवाया। अपने पुत्र और पुत्रियों को, धर्मेंद्र, संघमित्रा और महेंद्र को उसने श्रीलंका भेजा, कुछ लोगों को उसने चाइना और तिब्बत भी भेजा। इस तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। तो जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत से लोग गए तो चीनी जो लोग थे वहाँ पे चीनी यात्री जो भी भारत आए, उनकी बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, रुचि बढ़ रही थी, इसीलिए वे भारत की यात्रा करने को उत्सुक हो रहे थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला, उदंतपुरी, नालंदा या फिर कांची। तो जो प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय था, सबसे पुराना बौद्ध विद्यालय जो था, इसका नाम था तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला सबसे प्राचीन बौद्ध विद्यालय था भारत में और स्रोतों के अनुसार इसका जो निर्माण है, जो इसकी स्थापना है, वो 10वीं शताब्दी में की गई थी। 10वीं शताब्दी में की गई थी, ठीक है। 10वीं शताब्दी में किया गया था और इसका जो पतन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका पतन हो गया था। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, इसको ईसा पूर्व कर लीजिएगा, ईसा पूर्व, ठीक है। और इसका जो पतन हुआ था वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम संबंधित है। तो वराहमिहिर ने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पंच सिद्धांतिका या पंच सिद्धांतम। उसका संबंध किससे है, किस विषय से है, आपसे ये पूछा जा रहा है। फलित ज्योतिष, खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र जिसे औषध विज्ञान भी बोलते हैं, या फिर शारीरिक रचना विज्ञान। तो वराहमिहिर का जो पुस्तक है वो आधारित है खगोल विज्ञान पर, ठीक है। खगोल विज्ञान पर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी जिसे पंच सिद्धांतिका कहते हैं। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने जो पुस्तक लिखी उनका नाम है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और भी नाम है यहाँ। इससे पहले वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और सूर्य, हाँ, दूसरी पुस्तिका का नाम था सूर्य सिद्धांतिका, ठीक है। ये भी वराहमिहिर ने लिखी थी, सूर्य सिद्धांतिका। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है
हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, आर श्यामा शास्त्री या फिर विलियम जोन्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आर श्यामा शास्त्री। आर श्यामा शास्त्री जो है 1905 में अर्थशास्त्र की खोज इन्होंने की थी, आर श्यामा शास्त्री ने, और उसके बाद इन्होंने इसका पब्लिकेशन करवाया था, इसका प्रकाशन करवाया था। ठीक है, और संस्कृत भाषा में इस पुस्तक का नया संस्करण इन्होंने जब प्रकाशित करवाया वो था 1909 में, इसका नया प्रकाशन दोबारा से प्रकाशन फिर से करवाया था। ठीक है, और वही इसका संस्थापन भी इन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? अशोक, कृष्णदेवराय, पुलकेशिन या फिर कनिष्क। तो जो भारत सरकार का प्रतीक है जिसे अशोक स्तंभ बोला जाता है वो अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भारत ने अपनाया है जो अशोक स्तंभ है वो वाराणसी के निकट सारनाथ से लिया गया है, जो सिंह की आकृति के जैसा है, प्रतिकृति के जैसा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? पंचतंत्र की कथाओं के संकलन के बारे में पूछ रहा है, अर्थात इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या फिर तुलसीदास। तो जो पंचतंत्र की कथाओं के संकलक हैं, संकलन करने वाले हैं, वो हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कथाओं को इन्होंने लिखा है। ठीक है, और इसमें जो है किस प्रकार के पंचतंत्र में बेसिकली मोटिवेटिंग टाइप की स्टोरीज़ हैं जिसमें कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बेसिकली ये बच्चों के लिए कही जाएंगी, हालांकि बड़े लोगों को भी इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है यदि हम लोग सीखना चाहें तो। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 19, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय भी हमने पीछे पढ़ा था, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, और सबसे पुराना विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की गई थी। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन से देश में स्थित है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शहर पड़ता है, तक्षशिला पड़ता था एंशिएंट हिस्ट्री में, वहाँ पर ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? इस समय कोझिकोड जिसका नाम है वो प्राचीन भारत में उस नगर को क्या कहा जाता था? तंजौर, त्रिशूर, कालीकट क्या कहा जाता था? तो हमें बताना है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कोझिकोड जिसे अभी हम कह रहे हैं इसे कालीकट कहा जाता है। कालीकट जो है केरल के मालाबार तट पर स्थित था, केरल के मालाबार तट पर स्थित था, और ये केरल जो है तीसरा सबसे बड़ा शहर है, केरल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन काल में ये मसालों का बड़ा व्यापारिक केंद्र होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल नहीं खाता है? ठीक है, हमें बताना है कौन सा गलत है। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आए थे, सही बात है, ये करेक्ट ऑप्शन है। अकबर, टोडरमल, ठीक है, मैच करता है ये। चंद्रगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, गणानंद को उसके राज्य से निकाल फेंका था। और तो जो हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 4 विक्रमादित्य के साथ में ये चैतन्य स्वामी मैच नहीं करता है। जो चैतन्य स्वामी थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने वैष्णव धार्मिक आंदोलन जिसे गौड़िया वैष्णव कहा जाता था उस पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? श्रुतवर्मन, सूर्यवर्मन द्वितीय, इंद्रवर्मन या फिर अनिरुद्ध। तो अंकोर वट का मंदिर जिसने बनवाया था वो था सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में इसका मंदिर का आरंभ करवाया था, मतलब निर्माण शुरू करवाया था, और 12वीं शताब्दी के अंत तक ये मंदिर जो है बनकर के तैयार हुआ और अंत में बौद्ध मंदिर में रूपांतरित हो गया था।
आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें मैच करना है, मैचिंग करनी है। तो बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ पर है, हमें पहले बताना है। बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो तमिलनाडु के तंजावुर में है, तो इसको मैच कर देंगे बी से। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में है, ठीक है। लिंगराज जो मंदिर है, लिंगराज मंदिर पड़ता है आपका उड़ीसा में, और हम्पी स्मारक जो है वो पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अब हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है। ह्वेनसांग जो था, सही बात है, जो ह्वेनसांग था चीनी यात्री था, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था, ये मोरक्को का यात्री था। मेगस्थनी जो था यूनानी यात्री था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। जो फायान था ये मलेशिया से नहीं आया था, ये भी चीन से आया था, फायान भी चीनी यात्री था, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि, गौतम, जैमिनी या फिर शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो थे महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, आपसे पूछ रहा है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद से लिया गया है। यम नचिकेता का संवाद कहाँ से लिया गया है, छंदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या फिर केनोपनिषद। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कठोपनिषद। कठोपनिषद से यम और नचिकेता के बीच बातचीत का उल्लेख है, और यम नचिकेता संवाद जो है वो कठोपनिषद से लिया गया है। यम मृत्यु के देवता हैं, उनको मृत्यु का देवता कहा जाता है, ठीक है। इस उपनिषद में स्वयं यम के द्वारा नचिकेता एक मनुष्य हैं या ऋषि कह लेंगे, उन मनुष्य की आत्मा के साथ शरीर के त्याग का विवरण उन्होंने दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मत्स्यकटिकम, मिट्टी की छोटी सी गाड़ी किसने लिखा है, ठीक है। हमें इसके राइटर का नाम बताना है, शूद्रक, कालिदास, माघ या फिर रैदास। तो जो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है मत्स्यकटिकम के जो राइटर हैं वो शूद्रक हैं, इन्होंने शूद्रक ने संस्कृत में एक नाटक लिखा जो कि मत्स्यकटिकम कहलाया, और ये प्राचीन भारत के नाटककार थे। और प्राचीन काल में उज्जैनी के एक राजा थे, राजा पाल का, उनके शासनकाल के दौरान ये लिखा गया था, ठीक है। इसकी जो केंद्रीय कहानी है वो एक कुलीन लेकिन दुर्बल युवा ब्राह्मण है कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का नाम है चारुदत्त। चारुदत्त की कहानी है, और एक गणिका होती है, उसके साथ उनके प्रेम कहानी ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था। तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं मुवेंद वेलन, वाजपेयी, राजसू या फिर अश्वमेध, ठीक है। तो एक प्रकार का बलिदान कह लीजिए या यज्ञ कह लीजिए, आप लोगों ने यज्ञ सुने होंगे। जब राजा को अपना साम्राज्य बढ़ाना होता था तब वो अश्वमेध यज्ञ करता था, राजसू यज्ञ करता था जब वो सिंहासनारूढ़ होता था राजा, तब राजसू यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मुवेंदे वेलन जो है वो राजसू राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए नहीं किया जाता था, यही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल या फिर सिक्किम। तो यहाँ से हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ही, कि ये जो नाम है फोडोंग यहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन उत्तर प्रदेश और बिहार में तो नहीं हो सकता है। अब अरुणाचल या सिक्किम में हम यहाँ से 50-50 करने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ 50-50 हम नहीं करते हैं। इसका सिक्किम करेक्ट ऑप्शन है, और फोडोंग मठ जो है सिक्किम में गंगटोक, जो सिक्किम की राजधानी है उसके पास स्थित है, ठीक है, गंगटोक के पास स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो 1740 ईस्वी में करवाया गया था, 1740 ईस्वी में करवाया था। और इसकी जो फोडोंग मठ की स्थापना है जो सिक्किम के राजा थे चोग्याल उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये जो मठ है वो लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है, और
ये सिक्किम का एक महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध मठ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। असम, उड़ीसा, केरल या फिर बिहार। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है असम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है असम। असम प्राग ज्योतिष एक जो पौराणिक साम्राज्य था, ठीक है, जो कामरूप से जुड़ा हुआ था। कामरूप, असम का पुराना नाम कामरूप भी है। यदि आप लोग ध्यान करें, ये पिछले जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें मैं ये करवा भी चुकी हूँ। जो असम है, असम का पुराना जो नाम है वो कामरूप है। ठीक है, ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है? अच्छा, तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर मैं क्वेश्चन की काउंटिंग करूं तो मोर देन 250 क्वेश्चंस मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में करवाए हैं, जिसमें से पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और नए क्वेश्चंस भी मैंने उसमें ऐड ऑन किए हुए हैं। तो आप लोग ये सारे वीडियोस जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई सजेस्ट यू कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को वीडियो के थ्रू देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आप लोग नोट्स बनाने में असमर्थ हैं, नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर दीजिए। मैं ये नोट्स आप लोगों को PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और आपको ये क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मैं मिडविल हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।